What is the study of the female reproductive system in the medical specialty? चिकित्सा क्षेत्र में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? गाइनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेटिक्स, नन ऑफ दीज। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। अपना आंसर सोचिए और बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गाइनेकोलॉजी। अभी हमने पढ़ा गाइनेकोलॉजी क्या होती है, कुछ मिडवाइफरी के बारे में भी देखते हैं। मिडवाइफरी विज्ञान का वह क्षेत्र है जो गर्भावस्था की तैयारी, बच्चे के जन्म, प्रसव और स्तनपान अंतराल, प्रजनन क्षमता के नियम, क्लाइमेक्ट्रिक और रजोनिवृत्ति, नवजात शिशुओं और बच्चों, मानव प्रजनन कार्यों और महिलाओं को सहायता प्रदान करने की विधियों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी ये दोनों अलग अलग इसकी डेफिनेशन है। तो गायनेकोलॉजी में अभी मैंने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द मेडिकल स्पेशलिटी। देखिए, इसमें बिल्कुल एकदम एक वर्ड में लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी, ये गायनेकोलॉजी कहलाएगी। जबकि मिडवाइफरी कुछ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी की तैयारी करना, बच्चे के जन्म, प्रसव और स्तनपान और उनके बीच में जो अंतर है, ये पूरी की पूरी जो स्टडी है ये मिडवाइफरी में आएगी। अब यहां पर एक और ब्रांच दी गई है, ऑब्स्टेटिक्स। Obstetrics is the field of study concerned on pregnancy, childbirth and postpartum period। तो देखिए, ऑब्स्टेटिक एक ऐसी ब्रांच है जो केवल कंसंट्रेट करती है प्रेगनेंसी पर, चाइल्ड बर्थ पर और चाइल्ड जब जन्म हो गया उसके बाद की अवधि पर ये कंसंट्रेट करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा गायनेकोलॉजी क्या होती है, मिडवाइफरी क्या होती है और ऑब्स्टेटिक्स कौन सी ब्रांच को कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इसमें एक बात और लिखा, ऑब्स्टेटिक्स के लिए स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। तो जो भी प्रेगनेंसी है उसकी स्टडी करना, उसके डिसऑर्डर्स की स्टडी करना, ये ऑब्स्टेटिक्स में आएगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे का जब सोनोग्राफी कराते हैं और पता चलता है कि वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से पीड़ित है, तो ये जो स्टडी आएगी ऑब्स्टेटिक्स में आएगी, ये आपकी मिडवाइफरी में नहीं आएगी, ना ही आपकी गायनेकोलॉजी में आएगी। तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गायनेकोलॉजी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटनेस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। नवजात टिटनेस के उन्मूलन के लिए रणनीतियों के तहत 5 स्वच्छ अभ्यास में सभी को छोड़कर सभी शामिल हैं। देखिए, 5 स्वच्छ अभ्यास होते हैं नियोनेटल टिटनेस के एलिमिनेशन के लिए। उसमें से 4 ऑप्शन यहां पे हम लोगों को दिए गए हैं। इनमें से एक स्टडी इसमें नहीं है, एक प्रैक्टिस इसमें नहीं है, वो आपको बताना है वो कौन सा है। पहला है क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी की साफ सतह। बी, क्लीन हैंड्स ऑफ अटेंडेंट, परिचारक के हाथ साफ करें। सी, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, नाल काटने के लिए नया ब्लेड। डी, क्लीन एयरवे, स्वच्छ वायुमान। देखिए, जो नियोनेटल टिटनेस के एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर जो रणनीति नहीं होगी, जो प्रैक्टिस नहीं होगी, ये होगा ऑप्शन डी, क्लीन एयरवे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, puerperal women who are breastfeeding are advised to avoid combined oral contraceptive because डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाने वाली मां को मौखिक गर्भ निरोधक लेने से मना क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, इनसे यूट्रस का इन्वोल्यूशन रुक सकता है। ऑप्शन बी, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड आर हार्मफुल फॉर द बेबी, दूध में पहुंचकर बच्चे के लिए घातक हो सकते हैं। सी, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इनसे दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट, दे कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स टू बेबी, बच्चे को एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि डिलीवरी के बाद
गर्भ निरोधक लेने से, जो भी ओरल कंट्रासेप्टिव वो लेने से क्यों मना किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि इससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है। द काज ऑफ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब ओरल कंट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं? ऐसी दवाएं जो अवांछित गर्भावस्था को रोकती हैं। मौखिक गर्भ निरोधक हार्मोनल दवाएं वो हैं जिसमें अकेले हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन या केवल प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। इसको लेने का तरीका है प्रतिदिन एक गोली, गर्भावस्था से बचाव करती है। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है और मिल्क एजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। जैविक सिद्धांत के अनुसार डिप्रेशन का कारण है ऑप्शन ए डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल का निम्न स्तर, इंक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच का उच्च स्तर, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच का कम होना, नॉर्मल पैराथॉर्मोन लेवल, पैराथॉर्मोन का सामान्य स्तर। तो जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार जो डिप्रेशन का कारण माना गया है, ये कौन सा माना गया है? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका कारण है। तो टीएसएच का उच्च स्तर और लो स्तर, ये हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दो बीमारियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट एस स्टैंड्स फॉर। किशोर अवस्था के लिए हेड्स मूल्यांकन में एस का क्या अर्थ है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो हेड्स मूल्यांकन होता है तो ये किशोर कोई बालक है या किशोर जब बालक होता है तो उसको हेड्स मूल्यांकन किया जाता है, ये डिप्रेशन के लिए किया जाता है। तो इसमें जो एस किसके लिए शो करता है? तो एस मीन्स होता है ये सभी के लिए शो कर रहा है। ये सेक्सुअलिटी भी है, सेफ्टी भी है और सुसाइड भी है। तो हेड्स एक मनोसामाजिक स्क्रीनिंग विधि है जो किशोर आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। हेड्स एक मान्य साक्षात्कार उपकरण है। इसमें क्या होता है, हेड्स में एक इंटरव्यू लिया जाता है, जो भी एडोलेसेंट बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लेकर के एक स्केल बनाया जाता है कि कहीं उनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। पर्ट्यूसिस के सबसे अधिक केस देखने को मिलेंगे जब बच्चे की उम्र हो 0 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 8 से 12 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। कुछ सेकंड का आपके पास समय है, अपना उत्तर सोचिए और बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 0 से 2 वर्ष। ये सबसे अधिक उम्र में पर्ट्यूसिस के केस देखने को मिलते हैं। पर्ट्यूसिस को हुपिंग कफ भी कहते हैं और इसको 100 दिनों की खांसी भी कहा जाता है। इसका कारण होता है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, एक बैक्टीरिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिजीज। फ्लैग संकेत किस बीमारी का क्लिनिकल लक्षण है? रिकेट्स, पोलियोमाइलिटिस, मैरास्मस, क्वासरकोर। तो फ्लैग साइन मीन्स होता है कि जब किसी के हम बाल उठाएं तो उसके नीचे बाल काले निकलेंगे, बीच में सफेद होंगे और ऊपर काले निकलेंगे। तो इस प्रकार से कलर चेंज होता है बालों में। जैसे ये बाल है तो ऊपर के बाल काले और बीच के ये सफेद हो गए और नीचे के काले, तो इसको कहते हैं हम फ्लैग संकेत। तो ये देखने को मिलता है क्वासरकोर में। क्वासरकोर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी है। चिल्ड्रन विद क्वासरकोर हैव लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, polyunsaturated fatty acids and antioxidants such as glutathione and vitamin E. The flag sign in the hair of a child with kwashiorkor, hair becomes thin and fragile with bands of loss of pigmentation. Next question. Contraindicated vaccine in child with history with convulsions. यदि किसी बच्चे में पेशी ऐंठन की समस्या रही हो तो उसे कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो, चिकन पॉक्स। इसमें ऐसी वैक्सीन नहीं देंगे जिसमें कि किसी बच्चे में कंट्राइंडिकेशन रहा हो, कन्वर्जेंस का, उसमें ऐंठन होने लगती हो,
तो ऐसे बच्चों को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? तो इसका करेक्ट आंसर है उसको पर्ट्यूसिस की वैक्सीन नहीं दी जाती है। अब चूंकि पर्ट्यूसिस डीपीटी में होता है तो डीपीटी लगाते समय वैक्सीनेटर बच्चे की कन्वर्जेंस हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डीपीटी में पर्ट्यूसिस वैक्सीन कन्वर्जेंस को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the priority need that must include in the care of child who has having pneumonia? यदि बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? रेस्ट, ट्राईसाइकिल राइडिंग, न्यूट्रिशन या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निमोनिया हुआ हो तो पहली प्राथमिकता आराम होनी चाहिए।